देखें, हमने किसी टाइम पे जब अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट की तो हम लोगों ने कहा कि जनाब हमें शुरू में सिखाया गया, हमें कहा गया कि जनाब एसेट्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने एसेट्स की डेफिनेशन सीखी। एसेट्स की डेफिनेशन सीखने के बाद फिर हमने कहा जी एसेट्स की टाइप्स भी होती हैं, तो हमने इसको टाइप वाइज जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा यार एसेट को ना मेनली दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा कि एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं करंट एसेट्स, और एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। फिर हमने सीख लिया कि यार करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स हो रहा होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन में। और नॉन करंट एसेट्स हमारे वो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स हो रहा है। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स हो रहा है। फिर हम लोगों ने सीखा कि यार ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये जनाब फर्दर दो तरह के होते हैं, इनको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे वो एसेट्स हैं जिनको हम कहते थे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और दूसरे वो थे जिनको हम कहते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। फिर हमने सिंपली ये पढ़ा था कि टेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इंटेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिर जब हम थोड़े मेच्योर हुए अकाउंटिंग में तो फिर हमें पता चला कि यार इनके ऊपर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं। ठीक है, इन पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने होते हैं। तो फिर हमें पता चला कि टेंजिबल पे जो सबसे बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ा, जिसे हम लोगों ने, वो था IAS 16। IAS 16 वॉज अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने कहा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अब हमारी रिपोर्टिंग में इंटेंजिबल से रिलेटेड जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है दैट इज IAS 38। ठीक है जी, IAS 38 इंटेंजिबल्स। दिस वन। और भी स्टैंडर्ड हैं जिनको हमने स्टडी करना है नॉन करंट एसेट्स में, इंटेंजिबल्स में भी और टेंजिबल्स में भी। लेकिन क्योंकि हम सेकंड पोर्शन में पहला पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है वो चीज़ों को हम इस तरह से लेके जा रहे हैं कि मैंने सिर्फ अभी इन दोनों के नाम लिखे हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और फिर इन दोनों के कंटेक्स्ट में हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है दैट इज IAS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। वो सिर्फ इन दोनों को जो है वो इनके बारे में नहीं हमें गाइड करता, और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनके बारे में गाइड करता है। लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज हैं तो मैं सिर्फ रेफरेंस में यही दो स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ कि IAS 36 हमें गाइड करेगा अबाउट टेंजिबल, IAS 16 एंड IAS 38 दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली ये तीन स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने इकट्ठे पढ़ने हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ने हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, और उन्हें लेकर हमने किस तरीके से जो है वो आगे चलना है। तो जनाब पहली बात कर लेते हैं IAS 16 पे। आज का हमारा टॉपिक IAS 16 इज अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसने कहा कि जनाब इसका नाम रख लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जो हमारा नोट बनता है वो भी इसी नाम से ही बनता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखें, अगर हम इसका एक सिनेरियो लें तो हम कहेंगे कि जनाब बेसिकली जब भी किसी नॉन करंट एसेट की बात की जाएगी, मैं इसे और ब्रीफ करता हूं, जब भी किसी PPE की बात की जाएगी या टेंजिबल एसेट की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि जनाब सबसे पहले फेज में हम उसे एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विजिशन। ठीक है, सबसे पहले उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद फिर क्या होता है कि एक्वायर करने के बाद हम उसे बिजनेस में यूज करते हैं, यूज इन बिजनेस। और यूजेज के दौरान या यूजेज के एंड पे अगर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए या वो पुराना हो जाए या वो काबिल इस्तेमाल ना रहे तो हम उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
जस्ट इनको रिवाइज करने का मतलब मकसद ये है कि कुछ चीजें हम दोबारा से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये पेपर का पार्ट हो सकती हैं। तो अगर कहीं पे कोई चीज रिकॉल नहीं भी है हमें, तो यहाँ पे इस डिस्कशन के जरिए जो है हम उसे याद कर लें। तो जनाब ये तीन पार्ट, और फिर इसके अंदर हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और इसके अंदर हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस की, और आखिरी बात हमारी होगी इसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की। ये स्टैंडर्ड हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विजिशन है, यूज इन बिजनेस है, डिस्पोजल है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस है, डिस्क्लोजर्स हैं। तो पहली बात इक्विजिशन पे कर लेते हैं। ये इक्विजिशन, इक्विजिशन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ओनली सेपरेट इक्विजिशन। सेपरेट इक्विजिशन मींस के मैं अभी एक्सचेंज डिस्कस नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ग्रांट डिस्कस नहीं कर रहा, बाकी चीजें डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको एक एसेट परचेज करना था, आपको जरूरत थी, आप वो एसेट जो है वो परचेज कर लेते हैं बाय कैश, मतलब आपकी कंसिडरेशन इन कैश है। तो इक्विजिशन, इक्विजिशन में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन, व्हाट इज मेंट बाय इनिशियल रिकॉग्निशन? इनिशियल रिकॉग्निशन कहेंगे किसे हम? एनी आइडिया किसी को क्या होती है इनिशियल रिकॉग्निशन? इसे सिर्फ रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। सर आई थिंक ये तो नहीं होगा कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि किस मेथड से इसको फॉलो अप किया है, डेप्रिशिएट किया जाए? नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन मींस फर्स्ट टाइम उस एसेट को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना, ठीक है। कि हम किसी भी एसेट को जब फर्स्ट टाइम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पे IS 16 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरा कंप्यूटर सेल परचेज का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर्स परचेज करता हूं और उन्हें सेल कर देता हूं, तो क्या मेरे वो कंप्यूटर्स IS 16 में फॉल करेंगे? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दैट इज इन्वेंट्री। मेरा जब बिजनेस कंप्यूटर्स परचेज सेल का है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको एज अ इन्वेंट्री ट्रीट कर रहा हूं, उस पे IS 16 अप्लाई नहीं होगा। पास्ट में आप पढ़ आए हैं उस पे IS 2 अप्लाई होगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, वही मेरी दुकान, मैंने कंप्यूटर शॉप बनाई, मैं एक लैपटॉप अपनी शॉप में यूज के लिए परचेज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये एक लैपटॉप मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन इसको मैंने इन्वेंट्री नहीं बनाना, इसको बेचना नहीं है, बल्कि इसको मैंने अपने पास यूज करना है इन दी बिजनेस। तो मैं उसे बिजनेस में यूज करता हूँ। अब वो वाला लैपटॉप जो है वो मेरा IS 16 में फॉल करेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों? क्योंकि उस पर इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है कि जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं उन पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं लगता। टेंजिबल नॉन करंट एसेट पे तो IS 40 भी लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो क्या फिर मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो मैंने परचेज किया है, क्या वो IS 40 में फॉल कर रहा होगा या वो IS 16 में फॉल कर रहा होगा? तो हमें कैसे पता चलता है कि जो टेंजिबल एसेट हम परचेज करके लेकर आए हैं उस पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगाना है? देखें, इसमें दो बातें होती हैं। हम कहेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। नंबर वन, मीट द डेफिनिशन ऑफ IS 16। पहली बात कि आप जिस चीज को IS 16 में रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, जिस आइटम को, जिस एसेट को, वो IS 16 की डेफिनेशन को मीट करे। अच्छा, ऐसा है जी कि यहाँ पे ना लाइट नहीं है, तो मैं अभी ये वाला सिस्टम मेरा ऑफ हो जाना है, तो मैंने अपना दूसरा सिस्टम ऑन करना है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि बीच में 2-3 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको, तो उसमें आप मेरा वेट कीजिएगा, मैं दोबारा रिज्वाइन कर रहा हूँ इस क्लास को, ठीक है। क्योंकि इसकी चार्जिंग एंड हो गई है सिस्टम की मेरे, तो मैं अभी दूसरा सिस्टम यूज करूंगा, तो मैं इंशाल्लाह अभी दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लूंगा। ये जब तक चल रही है क्लास ये चलती रहेगी, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दूसरी आईडी, सेम आईडी से दूसरे सिस्टम से मैं लॉगिन कर लूंगा। अच्छा, मीट द डेफिनेशन ऑफ IS 16। तो पहली बात ये है कि IS 16 की डेफिनेशन को वो पूरा करे। ओके, इसका मतलब है कि यार अब IS 16 की डेफिनेशन क्या है?
हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखनी है। भाई हमें डेफिनेशन ही नहीं आती, ठीक है, तो हमने इसको याद कर लेना है। डेफिनेशन IS 16 इसे डिफाइन कैसे करता है। IS 16 कहता है एसेट हेल्ड फॉर। देखें हमारी डेफिनेशन में पहली कहानी ही एसेट से शुरू हुई है कि पहली बात यह है कि वो एसेट हो। तो एसेट होने के लिए डेफिनेशन फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क कहता है कि एसेट क्या है, आपका प्रेजेंट, आपका रिसोर्स है जिसे एंटिटी ने कंट्रोल किया है रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। तो पहले तो वो एसेट की डेफिनेशन को मीट करे ना, फिर वो एसेट कहलाएगा। अब जब वो एसेट कहलाएगा तो अब आपने उसे हेल्ड किया होगा चार मकासद के लिए। किन के लिए? एसेट हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आपने एसेट होल्ड किया हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज के लिए। एसेट हेल्ड फॉर यूज ऑफ, सॉरी, यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपका वो एसेट गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए यूज किया जा रहा है। एसेट यूज फॉर रेंटल टू अदर्स। आपका वो एसेट रेंटल्स के लिए, रेंटल पे देते हैं आप दूसरे लोगों को। या फिर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। चार मकासद हैं इसके। यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में वो एसेट यूज हो रहा है। आपका प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें इसमें फॉल करेंगी। यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिलीवरी वैन है और इसके अलावा और कोई इक्विपमेंट हो सकता है। रेंटल टू अदर्स है वो नॉन करंट, लेकिन आप रेंटल पे लोगों को दे देते हैं। ये आगे जाके भी डिस्कस इसे करेंगे कि ये लीज भी आते हैं ये एसेट्स, जिसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। फिर एडमन पर्पसेस, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, CCTV कैमराज हैं, वगैरह वगैरह सारे इसमें फॉल करते हैं। और वो कहता है कि इसे हमने, तो IS 16 में जो है हमने कहा जी कि इसकी डेफिनेशन मीट होनी चाहिए। तो अगर डेफिनेशन मीट होती है तो हम कहते हैं कि जनाब IS 16 ने हमें इसके चार तरह के पर्पसेस बताए हुए हैं। IS 16 ने कहा था कि जनाब आप इसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे। IS 16 ने कहा था कि आप इसे डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज करेंगे। IS 16 ने हमें कहा था कि जनाब आप लोग इसे फॉर रेंटल टू अदर्स के लिए यूज करेंगे। और इसी तरीके से हमें कहा था कि आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। तो ये चार पर्पज हैं जिनके लिए हम यूज करेंगे, और हम इसे यूज करेंगे फॉर मोर देन 12 मंथ। और दूसरी बात उसने हमें कही थी कि आपने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था इसमें? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमें फ्रेमवर्क ने दिया, IS 16 ने नहीं दिया, फ्रेमवर्क ने दिया है। और ये सारे एसेट्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, एक जैसा है, उसी तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, एक इसमें क्या है कि इट इज प्रोबेबल दैट कैश फ्लोज, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट कहेंगे हम इन्हें, दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू दी एंटिटी। और दूसरी बात इसमें होती है कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये दो पॉइंट हैं। अभी जो फ्रेमवर्क की मौजूदा डेफिनेशन आई उसने एसेट को डिफाइन किया कि एसेट जो है वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। उसने कहा यार जब इकोनॉमिक रिसोर्स कह देते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट उससे जनरेट होंगे और वो एंटिटी की तरफ फ्लो करेंगे। और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसकी रिलायबिलिटी का ताल्लुक उस एसेट की एक्टिव मार्केट के साथ है, कि अगर किसी एसेट की एक्टिव मार्केट मौजूद है तो मतलब आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। वो कहता है ये क्राइटेरिया वो मीट करेगा तो आप उसे जो है वो अपने पास रिकॉग्नाइज करें इन IAS 16। मतलब उसके ऊपर जो हमारे रूल्स लगेंगे
वो हमारे IAS 16 वाले जो हैं वो रूल्स लग रहे होंगे उसके ऊपर हमारे, ठीक है। तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है, फिर हम कहते हैं कि जनाब जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज होता है एट कॉस्ट। मतलब हमें बनानी होती है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमें इसकी कॉस्ट बनानी होती है। तो इसकी कॉस्ट के लिए हम बेसिक सा एक रूल सीखते हैं, पढ़ते भी हैं बल्कि इसको हम ऐसे ही, हम कहते हैं कि जनाब सबसे पहले उसकी लिस्ट प्राइस ली जाए, फिर उसकी लिस्ट प्राइस में से आप डिडक्ट कर दें ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। आप उसमें ऐड कर दें इसके नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस उसमें ऐड कर दें। आप उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड कर दें। आप उसमें ऐड कर दें डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी किससे? एट प्रेजेंट वैल्यू। आप उसे प्रेजेंट वैल्यू पे जो है उस कॉस्ट को ऐड कर देंगे इसमें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसका करेंगे हम सम, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस्ट ऑफ पीसीई। कॉस्ट ऑफ, अब वन बाई वन इन आइटम्स को देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस को प्री डिस्काउंटेड प्राइस भी बोला जाता है। ये वो प्राइस है जो उस एसेट को डिस्काउंट करने, मतलब सॉरी, ये वो प्राइस है जिसमें से अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे लिए जो है वो लिस्ट प्राइस है। इस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने माइनस करना होता है। जी मुस्तफा। जैसे मुझे ये पूछना था कि जो आपने सेकंड पार्ट बताया कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो इसका आप ये बता रहे हैं कि ये कॉस्ट किस बेसिस पे मेजर होगी? नहीं जी, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट जो है, आप फॉर एग्जांपल आप एक एसेट जो है उसे रिपोर्ट करते हैं कि जनाब ये जो एसेट है इसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन। ठीक है। अच्छा, अब कल को क्या आप उसे प्रूव कर सकते हैं कि वो 1 मिलियन का ही एसेट है? तो वो कहता है कि इसकी रिलायबिलिटी का ताल्लुक होगा अगर तो उसकी एक्टिव मार्केट मौजूद है, फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो जाहिर ठीक बात है एक्टिव मार्केट से उसकी प्राइस मालूम की जा सकती है, ठीक है। ठीक है। और अगर एक्टिव मार्केट मौजूद ना हो तो फिर जाहिर बात है हमारे पास इनवाइस होगी या उसका कोई प्रूफ होगा जिसकी बेस पे हम ये साबित कर सकेंगे कि ये रिलायबिलिटी कि जनाब इसकी एक्टिव मार्केट तो नहीं है, लेकिन ये देखें हमने इतनी कॉस्ट में इसे बनाया है या इतनी कॉस्ट में इसे खरीदा है। मतलब बेसिकली जिस कॉस्ट पे हम फाइनेंस एफएस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जी उसकी बेसिस है ये, जी जी जी, बिल्कुल। एक तरीके से ऐसे ही। ब्रेकअप कह लें। जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जी, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस दो तरह के, रिफंडेबल भी नॉन रिफंडेबल भी। नॉन रिफंडेबल जो हम क्लेम नहीं कर सकते, रिफंडेबल जो बाद में हम क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल होती है हमारे पास कि ये जो हम लोग कार्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर ड्यूटी लगती है 200%, 300%। तो वो ड्यूटी गवर्नमेंट से हम वापस क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो फिर हम क्या करते हैं कि गाड़ी की प्राइस में ही ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई हमारे लोकल टैक्सेस भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे लग रहे होते हैं और वो हम क्लेम नहीं कर सकते दोबारा, तो वो टैक्सेस भी उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में मैं बाद में बात करता हूँ डिटेल में थोड़ी सी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट है हमारे पास कि मैं अक्सर क्लासेस के अंदर इसकी एग्जांपल यूं दिया करता हूँ कि उर्दू में एक मुहावरा है
कि जिंदा हाथी ₹1,00,000 का, और अगर हाथी मर जाए, मरा हुआ हाथी ₹1,25,00,000। तो बेसिकली इस एग्जांपल का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी पर्सन का एक जिंदा हाथी खो जाता है, गुम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसे ₹1,00,000 का नुकसान हुआ। लेकिन अगर वही हाथी मर जाता है तो मतलब ₹1,00,000 तो डूबा ही डूबा, ₹25,000 उसकी तदफीन में भी लगेंगे। तो बेसिकली ये जो तदफीन वाला एक्सपेंस है उसका, जिसे मैंने एग्जांपल में कोट किया, दैट इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कि हमारे, इसे डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे जब उनकी, या कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जब उनकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो फिर उनके ऊपर हमारी कॉस्ट आती है। जैसे ये ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज हैं, ये जब ऑयल एक्सप्लोर करती हैं सी बेड से, तो रिग वगैरह बनाती हैं, तो इनके लिए एनवायरमेंटल लॉ है कि जब ये अपना प्रोजेक्ट वहां से खत्म करेंगी तो वो सी बेड को वहां से इस तरह से कवर करेंगी कि वहां से पानी पोल्यूट ना हो सके, तो उससे अच्छी खासी आपकी कॉस्ट आती है। इसी तरीके से ये अक्सर कॉमन एग्जांपल है कि हम सड़क पे सफर कर रहे होते हैं तो ईंटों के भट्टे आते हैं बने हुए हमारे सामने। तो ये ईंटों के भट्टे, ये लोग जब वहां से अपना काम खत्म करते हैं तो इनका एग्रीमेंट होता है कि इन्होंने उस जगह को लेवल करना होता है और उसको प्रॉपर फील्ड वगैरह की शक्ल देनी होती है, और उससे उनकी कॉस्ट आती है। दैट इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो हमने उसे प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों? भाई प्रेजेंट वैल्यू पे इसलिए कि आप जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं वो आज की तो नहीं है, वो तो आज से 10 साल के बाद की या 15 साल के बाद की कॉस्ट है, कि जब आप उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, हटाएंगे, बुक से आउट करेंगे, तो उस टाइम पे ये कॉस्ट आप लोगों को बेयर करनी पड़ेगी। तो हम इसलिए उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट करवाते हैं, फिर उसे यहाँ पे ऐड करते हैं। ये इंशाल्लाह आगे जाकर फिर हम इसे भी देखेंगे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम कैसे कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, इसके एस्टिमेट चेंज हो रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें ऐड होकर उसकी कॉस्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूं, मैं आपसे कहता हूं कि इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल। मैं एग्जांपल में कहता हूँ आपसे कि जनाब, a machine was purchased for cash for ₹50,000, carriage inward paid for ₹10,000, installation charges paid for ₹5,000। इसे सिंपल रखता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मशीन रिकॉग्नाइज करने की जर्नल एंट्री पास कर दें। अच्छा, हम लोगों ने एक बात और भी समझ लेनी है कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर हमें एग्जामिनर कहता है कि जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाएं, तो इसका मतलब है कि हमने उसे जनरल जर्नल में पास करना है, फॉर्मेट बनाना है। सादे लफ्जों में वहां पे अटेम्प्ट नहीं करके आ जाना। हम उसको प्रॉपर हेडिंग भी देंगे, हम उसके कॉलम्स भी बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं। डेट का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, ठीक है, लेजर फॉल्यू, चलें लेजर फॉल्यू का कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डेबिट का कॉलम है, तरीके से हमारे पास क्रेडिट का कॉलम है। इसके ऊपर हमने इसका हेडिंग भी देनी है जनरल जर्नल, और फिर उसे जनरल एंट्री पास करके देनी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि जनरल जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे वे में, प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट कर सकें कि जनरल एंट्रीज अगर एग्जामिनर ने मांग ही ली है तो कम से कम हम तो उन्हें अच्छे तरीके से बनाकर शो करें ना। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब जनरल एंट्रीज वगैरह पास करते हैं तो बस वो जैसे होमवर्क घर में बैठे हुए कोई काम कर रहे होते हैं, कोई रफ काम कर रहे होते हैं, तो बस जैसे दिल किया पास कर दी जनरल एंट्री। तो वैसे नहीं, थोड़ा प्रॉपर उसे फॉर्मेट देना है
ताकि वो अच्छी लगे लिखी हुई भी। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास यहाँ पे हम कहेंगे कि जनाब मशीन परचेज की, पहली बात मशीन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। हम कहेंगे कि जनाब यहाँ पे 50,000 डेबिट में और यहाँ पे 50,000 क्रेडिट में। आमतौर पे नरेशंस आपसे इस लेवल पे रिक्वायर नहीं की जाती। फिर आपने कैरिज पे कर दिया, कैरिज इनवर्ड डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये जनाब आपने 10,000 रुपये और 10,000 रुपये ये पे कर दिया आपने। इसके बाद है जनाब आपके पास इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्ज डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये जनाब 5,000 रुपये। अब अगर आपसे पूछूं मैं तो इस मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलोगे कि यार इसकी कॉस्ट है 50,000 में कैरिज इनवर्ड भी ऐड कर दो और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड कर लो, तो 65,000 इसकी टोटल कॉस्ट बनती है। लेकिन अगर हम मशीन अकाउंट को देखें तो मशीन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 से डेबिट हुआ है, जबकि इसे 65,000 से डेबिट होना चाहिए। ये 50 से क्यों डेबिट है, क्योंकि इसमें दो एक्सपेंसिव जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। लिहाजा इन दोनों एक्सपेंसिव को इंक्लूड करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। हम कहेंगे मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो, टू कैरिज इनवर्ड को क्रेडिट कर दो और टू इंस्टॉलेशन को क्रेडिट कर दो। कैरिज इनवर्ड आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये, इंस्टॉलेशन आपकी क्रेडिट हो जाएगी 5,000 रुपये से और मशीन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपये से। तो 50,000 से यहाँ पे डेबिट हुआ और 15,000 से यहाँ पे डेबिट हुआ, तो इस तरीके से ये 65,000 से आपका मशीन अकाउंट बुक हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसिव की एग्जांपल थी। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसिव वो एक्सपेंसिव हैं जो मशीन को खरीदने से लेकर उसके वर्किंग कंडीशन में आने तक आप पे करते हैं। तो पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसके अंदर वो आपसे कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात कर ले, वो आपको डाटा प्रोवाइड कर दे और बोले कि इस डाटा की मदद से इस एसेट की जो है वो कॉस्ट मालूम करके दिखाओ। तो फिर अच्छा, हमें ये कैरेज इन और इंस्टॉलेशन को आपने क्रेडिट क्यों किया? अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करूंगा तो ये ट्रायल बैलेंस में चली जाएंगी। अगर ये ट्रायल बैलेंस में चली जाएंगी तो ये एक्सपेंस फॉर द ईयर बुक हो जाएंगी। अच्छा, तो आपने इनका इम्पैक्ट जीरो किया है? जी, इनका इम्पैक्ट जीरो किया और उससे मैंने मशीन अकाउंट को चार्ज कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक होगा। ठीक। तो जनाब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये चीज आ गई तो ताकि आप लोगों को फिर ये तंग ना करें। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कुछ कॉमन चीजें मैं डिस्कस करूंगा, सारी नहीं कर सकता क्योंकि ये बेशुमार हैं तो सारी डिस्कस हो भी नहीं सकती। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में कॉमन आइटम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों का एक आइडिया बन जाए कि अच्छा यार ये इसी तरह से चीजें होती हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जनाब इसमें पहली बात हम कर लेते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में डिस्काउंट। तो हम कहेंगे कि जनाब डिस्काउंट जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक डिस्काउंट है जिनको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक डिस्काउंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम इसे लेस करना होता है फ्रॉम लिस्ट प्राइस। इसको लिस्ट प्राइस पे लेस करना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फार्मूले में लिखा था, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये मैंने इसको माइनस करके शो कराया था। ठीक है, इसे इस तरीके से जो है ना वो हम लोगों ने ट्रीट कराना होता है। और दूसरा है कैश डिस्काउंट। हमें पता है कि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन हमें कंफर्म नहीं होता। ये जब हम पेमेंट के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि हमें उस पर डिस्काउंट मिल गया। तो जो कैश डिस्काउंट होता है
इसे हमने अदर इनकम बनाना होता है। इसको हमने एसेट की प्राइस में एडजस्ट नहीं करना होता, इसको इनकम बनाना होता है, अदर इनकम बनाना होता है इन एसओसीआई। इन एसओसीआई इसको अदर इनकम हम लोगों ने बनाना है। इसी तरह डिस्काउंट के बाद फिर इंश्योरेंस सॉरी इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये इंश्योरेंस दो तरह की है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और इंश्योरेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या होती है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल चाइना से एक मशीन इंपोर्ट करनी है। अब जो चाइना से मशीन इंपोर्ट करनी है वो शिप बाय शिप आनी है, वो मशीन जो है वो हमारे पास। अब हम कहते हैं यार ऐसा ना हो कि कहीं शिप डूब जाए और मशीन भी जाए, तो हम क्या कहते हैं यार उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वो जो इंश्योरेंस के लिए हम पे कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कि ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इसको कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइज का मतलब है कि इसे हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है। और जो इंश्योरेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन होती है, मतलब मशीन मंगवा ली, उसे इंस्टॉल कर लिया, अब उसे इंस्टॉल किया तो अब इंस्टॉल करने के बाद हम उससे बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल के बाद वो वर्किंग कंडीशन में आ गई। अब जब वो वर्किंग कंडीशन में आ गई तो हम लोगों ने उसकी इंश्योरेंस करवा ली कि यार ऐसा ना हो शॉर्ट सर्किट हो या ये मशीन किसी और वजह से डैमेज ना हो जाए, तो हम उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ये जो ड्यूरिंग ऑपरेशन इंश्योरेंस करवाई जाती है इसको हमने एक्सपेंस बनाना होता है इन एसओसीआई, ये कैपिटलाइज नहीं होता, इसको एक्सपेंस बनाना होता है एसओसीआई, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें एक और एक्सपेंस है, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 3 कैरिज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कैरिज इनवर्ड या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो हमें पता है कि इसको भी हमने ऐड करना होता है इन कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसी तरीके से नंबर 4 आपके पास होते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्ज, तो हमें इनके बारे में भी याद रखना है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो भी हमारी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट चार्जेस के बाद है हमारे पास नंबर 5, इसे हम कहते हैं टेस्ट रन कॉस्ट। टेस्ट रन कॉस्ट, टेस्ट रन कॉस्ट क्या होती है कि जब नई मशीन हमने इंस्टॉल की तो अब हम कहेंगे कि यार इसको जरा एक दफा इससे कुछ 2 4 5 चीजें बनाकर देख लो, ऐसा ना हो कि डिफेक्टिव बना रही हो और हमारी प्रोडक्शन भी जो है वो सारी की सारी डिफेक्टिव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उससे 2 4 5 चीजें बनाकर देखते हैं, तो उसको हम 3 4 सिनेरियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये इसी तरीके से हमारे पास आते हैं सिनेरियो पेपर में भी, ठीक है। दिस इज टेस्ट रन कॉस्ट। तो टेस्ट रन कॉस्ट में पहला सिनेरियो, दूसरा, तीसरा और चौथा, हम इन चारों सिनेरियोज को इस तरह से ले लेते हैं कि आपने जो चीजें बनाई हैं उन पे आपकी कॉस्ट आई है 100 रुपए, उस पे आपकी कॉस्ट आई है 100 रुपए। आपने कहा यार इन चीजों को ना हमने बेचना नहीं है, ठीक है, लिहाजा आपने कोई इसमें बेचा नहीं, आपने उन्हें सैंपल के तौर पे रख लिया कि यार लोग आएंगे उन्हें दिखाएंगे कस्टमर्स वगैरह। तो फिर इस केस में ये 100 रुपए जो हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे इन कॉस्ट, 100 रुपए आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो ये है कि आपका कॉस्ट आई 100, आपने कहा यार ऐसा करो कि इसको ना कुछ कम प्राइस के ऊपर बेच दो, तो आपने क्या किया, आपने ना उसे 60 रुपए में बेच दिया, तो 40 रुपए आपके रिकवर नहीं हुए। जो पैसे आपके रिकवर नहीं हुए उन्हें आप कैपिटलाइज कर सकते हैं।
तो ये 40 रुपए हम ऐड कर देंगे इन थर्ड वन। 100 उनकी कॉस्ट है, 100 में ही आपने बेच दी, मतलब जितने पैसे लगे वो सारे के सारे रिकवर हो गए, इसका कुछ नहीं करते। ठीक है, इसको बस ठीक है पैसे मिल गए हमें, कैपिटलाइज नहीं करते। 100 रुपए कॉस्ट आई, आपने वो चीजें 130 रुपए में बेच दी, तो मतलब आपने 30 रुपए प्रॉफिट अर्न किया। ये जो 30 रुपए प्रॉफिट अर्न किया है, इसको हम मशीन की कॉस्ट में डिडक्ट नहीं कर सकते। मतलब हम कहें यार ये चीजें तो ऐड हो रही थी तो इसको माइनस कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हम अपनी अदर इनकम बना लेंगे। ठीक है, इसको हम अपनी अदर इनकम बना लेंगे इन एसोसिएट। दिस इज कॉल्ड टेस्ट रन कॉस्ट। फिर टेस्ट रन कॉस्ट के बाद फिर क्या है, फिर इसमें आ जाती है हमारे पास इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है? सर एक सवाल था। जी मुस्कान। अच्छा, ये आप पर आपने कहा कि टेस्ट रन कॉस्ट, तो अगर आप जो प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं तो उसको सेल क्यों करेंगे? वो तो देखिए सिनेरियो हो सकता है ना, आप ना बेचें, सिनेरियो 1, कम कीमत पे बेच दें, सिनेरियो 2, ज्यादा पे बेच दें, सिनेरियो 4। तो सिनेरियो हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है। है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है कि भाई अभी तक मशीन इंस्टॉल हुई है, वर्किंग कंडीशन में आई है, लेकिन अभी उससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब लाइक इसकी एग्जांपल है कि आपने फोटोकॉपियर मशीन परचेज की, अब वो जो फोटोकॉपियर मशीन आप खरीद के लाए हैं वो सुजुकी वैन में लोड होकर आई है। अब जब वो सुजुकी वैन में लोड होकर आई, अनलोडिंग करने लगे तो वो मशीन नीचे गिर जाती है। गिरने से वो जो उसके ऊपर टच पैड लगा हुआ था वो टच पैड टूट जाता है। अब जाहिर बात है उस मशीन पे जब तक दोबारा टच पैड नहीं लगेगा तब तक हम उससे काम नहीं ले सकते। तो आप पता करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन आई है 80,000 की, टच पैड आता है 5,000 का। ठीक है, तो वो कहता है कि अब आप ये दिस इज योर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। ठीक है, वो कहता है कि ये अभी तक मशीन जो है उससे काम शुरू नहीं हुआ था और आपका से ये लॉस हो गया, तो ये मशीन की नेग्लिजेंस नहीं है, ये आपकी नेग्लिजेंस है। तो आप अपनी नेग्लिजेंस की कॉस्ट को मशीन की प्राइस में ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो 5,000 रुपए का नया उसमें टच पैड डलेगा वो आपका एक्सपेंस बनेगा इन एसओसीआई। ठीक है, तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस बनते हैं इन एसओसीआई। जैसे कोई बेल्ट टूट जाता है, जैसे उसका कोई और कंपोनेंट उसका लॉस हो जाता है, लेकिन वो हमारी नेग्लिजेंस से होता है, तो ये एक्सपेंस बनता है इन एसओसीआई। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज नंबर 7, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास नंबर 7 लाइक इसके अंदर आती हैं आपकी रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस हम कहते हैं कि यार जो रिपेयर एक्सपेंस होता है ना ये दो तरह का होता है। एक रिपेयर है जो नेसेसरी है बिफोर यूज, और एक रिपेयर है जो ड्यूरिंग यूजेज हम लोग करवाते हैं। एक रिपेयर है जो नेसेसरी है बिफोर यूज, एक रिपेयर है जो हम ड्यूरिंग यूजेज कराते हैं। तो जो रिपेयर नेसेसरी है बिफोर यूज, इसको हम याद रखते हैं कि इसको ऐड करना होता है इनको। लाइक हम कोई पुरानी गाड़ी खरीद लेते हैं, अब उसका इंजन बनने वाला था, इंजन बनवाना है, तो जब इंजन जो बनवाया जाएगा उससे जो कॉस्ट आएगी वो गाड़ी की कॉस्ट में ही ऐड होगी। कोई पुराना फर्नीचर खरीद लेते हैं, उसे रिपेयर करवाना है, फिर वो यूज में आएगा, तो जब हम उसे रिपेयर करेंगे उससे जो कॉस्ट आएगी वो भी फर्नीचर की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे। और फिर है ड्यूरिंग यूजेज। ड्यूरिंग यूजेज का मतलब है कि जाहिर बात है अब गाड़ी खरीद ली है तो कल को वो चलेगी भी, अब कल को जब वो चलेगी भी उसका मोबाइल भी चेंज होगा, उसके टायर्स भी चेंज होंगे, वगैरह वगैरह ड्यूरिंग यूजेज। तो फंडामेंटल रूल तो ये है कि जो ड्यूरिंग यूजेज रिपेयर एक्सपेंस हो रहा होता है इसको हमने
एक्सपेंस बनाना होता है इन एसओसीआई। फंडामेंटल रूल ये है, ठीक है। लेकिन कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन, आप इसको ड्यूरिंग यूजेज वाली को कैपिटलाइज भी कर सकते हो, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड भी कर सकते हो। कब? दो कंडीशन है इसके अंदर, कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन, इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ, उस एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, या इंक्रीज इन एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जनाब हम इस ड्यूरिंग यूजेज को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो ड्यूरिंग यूजेज वाली है इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये मैंने कुछ इनमें से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको जो बड़े कॉमन हैं और ये अक्सर आते भी हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया ताकि आप लोगों को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि बेसिकली हम जब भी किसी एसेट की कॉस्ट बनाने की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट बनती कैसे है। तो इस तरीके से हम उसकी कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी आसिम। अच्छा सर, वो जैसे हम के इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर ना हम पता कस्टम ड्यूटीज पे करते हैं, तो जी सर जी इसको भी कैपिटलाइज करते हैं? जी, कैपिटलाइज होती है ऑक्ट्राइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है सर, अगर ठीक वो है। अच्छा सर, रिफंडेबल नहीं है ना जी, आमतौर पे वो होती ही नहीं है रिफंडेबल। जी सर, क्योंकि इम्पोर्ट स्टेज पे जो हम ड्यूटीज पे करते हैं हाँ ना सर, जी, वो नॉन जी रिफंड जी, होती है ना सर। नॉन अच्छा सर, रिफंडेबल। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि बड़ा करे सर, वो जो हम एलसीज करते हैं ना, ओपन करते हैं, क्योंकि एलसीज को ओपन किए बगैर तो हम अपने एसेट को इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो सर वो भी जी यानी जी, एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होता है, तो उसको भी कैपिटलाइज करेंगे? एलसी ओपनिंग चार्जेस। सर उसको हम के यानी स्टेटमेंट ऑफ देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस आउट करेंगे या कैपिटलाइज करेंगे सर? नहीं नहीं, और आप एलसी ओपनिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं, यस सर, मेरा क्वेश्चन यही है सर। ठीक है ना जी। देखिए, यस सर। जो एलसी ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो एलसी बेसिकली आपने एक पेमेंट के लिए मेथड अडॉप्ट किया, ठीक है ना जी। ठीक आपने है। पेमेंट के लिए एक मेथड अडॉप्ट किया तो उसके अंदर जो आपके एलसी ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस होते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते हम उन्हें। ठीक है सर, ठीक है। राइट सर, जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक हो गया जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं मजीद? चलें हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं अपनी डिस्कशन से। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये हम पास्ट में इसको इसी तरीके से पढ़ चुके हैं। हम कहते होते थे कि जनाब हमने सबसे पहले नंबर पे एसेट एक्वायर करना है, तो हमने इक्विजिशन की सारी बातें कर ली। हमने कहा जी कि ये एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं, इक्विजिशन, ठीक है जी। इक्विजिशन के बाद अब हम सेकंड फेज में आ जाते हैं। सेकंड फेज है हमारा यूज इन बिजनेस। यूज इन बिजनेस, अब हमने उस एसेट को बिजनेस में यूज करना है। तो अब जब हम यूज इन बिजनेस करेंगे तो हमें पता है कि यूज इन बिजनेस के अंदर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होता है। जब हम उसे बिजनेस में यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो जाहिर बात है हम किसी मेथड की बेस पे करेंगे। जब हम उसे किसी मेथड की बेस पे करेंगे तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हम कहेंगे कि जनाब डेप्रिसिएशन मेथड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक वो मेथड्स हैं जो कि टाइम की बेस पे होते हैं, टाइम बेसिस। और एक वो मेथड्स हैं जो उस एसेट को यूज करने की बेस पे होते हैं, इसे हम कहते हैं यूज बेसिस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दो तरह के, टाइम बेसिस और यूज बेसिस। तो टाइम बेसिस मेथड्स के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड,
इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन क्योंकि हम वो सारे स्टडी नहीं करते, हम लिमिटेड मेथड स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये सारे टाइम बेसिस पे हैं। और यूज बेसिस मेथड्स के अंदर आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड आता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब डेप्रिसिएशन के लिए पॉलिसी हमने क्या बनाई हुई है, ठीक है। हमारी डिस्कशन होती है डेप्रिसिएशन पॉलिसी से रिलेटेड, हमारी पॉलिसी क्या है। डेप्रिसिएशन पॉलिसी से क्या मुराद है कि आप अपने एसेट से किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जो फंडामेंटल रूल है वो रूल ये है कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ डिस्पोजल। आपकी डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अच्छा, यहाँ ये भी रूल मौजूद है, फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज इन द मंथ ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। यहाँ ये रूल भी मौजूद है, full year's depreciation charge in the year of purchase and no depreciation charge in the year of disposal। तो एग्जामिनर हमें जिस तरह की पॉलिसी से रिलेटेड गाइड करेगा, हम उसी तरह की पॉलिसी को फॉलो कर लेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन पॉलिसी को फॉलो कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड भी करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जी शाहिद। सर ये प्रैक्टिकली कंपनी में क्या चीज अप्लाई होती है? ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी डेप्रिसिएशन के हवाले से? जी देखें, इसके ऊपर ना बेसिकली डेप्रिसिएशन को जो हम चार्ज करते हैं ना, ये डिसीजन बेस करता है कि एसेट की नेचर क्या है। अब मैं आपको इसकी एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल हम एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं। जब हम नया मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो वो जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर हम कहते हैं कि जनाब शुरू वाले सालों में ना ये कम काम निकालेगा, मतलब इस पे रिपेयर कॉस्ट हमारी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे आरबीएम मेथड यूज कर लेते हैं, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर लेते हैं। तो होगा क्या, शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, रिपेयर कम होगी। बाद वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम होती चली जाएगी, रिपेयर एक्सपेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बिहाइंड लॉजिक ये होती है कि रिपेयर एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको तकरीबन ओवर द यूजफुल लाइफ ना मोर और लेस एक जैसा एक्सपेंस शो करते चले जाएं। तो हम कहते हैं कि ऐसे एसेट्स जिनकी एफिशिएंसी या जिनका बेनिफिट शुरू वाले सालों में ज्यादा है और बाद वालों में कम है, उन पे रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर लें। और ऐसे एसेट्स जिनका यूजेज या जिनका रिपेयर एक्सपेंस तकरीबन कांस्टेंट रहता है, जैसे क्लासरूम चेयर्स हैं, अब वो चेयर्स बच्चे आएंगे, बैठेंगे, क्लास लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो वहां पे फिर ऐसे एसेट्स पे, या जैसे बिल्डिंग है, तो ऐसे एसेट्स के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। अदरवाइज ये मैनेजमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, वो जो मेथड भी यूज करना चाहे, लेकिन डिसीजन इस तरह से किया जाता है। अच्छा जनाब, तो रिकॉर्ड करनी है हमने डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। हम कहेंगे कि जी हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, तो जनरल एंट्री पास करेंगे। अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री दो तरह की होती है, कोई बताएगा कौन कौन सी होती है? दो तरह की कौन सी एंट्री होती है? ओके, देखें, इसका डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री का ताल्लुक है कि आप एसेट अकाउंट किससे बना रहे हैं। एसेट अकाउंट बनाने के ना वैसे दो तरीके होते हैं, आप पास में पढ़ आए हैं ये चीजें, लेकिन चले थोड़ी रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। एसेट अकाउंट दो तरीकों से बनता है। हम कहते हैं कि जनाब एक तो एसेट अकाउंट बनता है एट नेट बुक वैल्यू, और एक बनता है ये एट कॉस्ट बनता है, और ये बनता है एट नेट बुक वैल्यू।
तो हम कहेंगे कि एसेट अकाउंट अगर एट कॉस्ट बनता है तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता ऐसे चलेगा कि एसेट अकाउंट सेपरेट बनेगा और उसके साथ एक अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। मतलब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सेपरेटली बनाया जाएगा। और अगर एसेट अकाउंट हमारा नेट बुक वैल्यू पे बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंट बनाया जाएगा, हमारे लिए अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर एसेट अकाउंट हम कॉस्ट पे बना रहे हैं तो फिर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री पास करते हैं अगर हम लोग एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे हैं। और अगर हम एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेटली कोई अकाउंट नहीं बनाया जा रहा, तो फिर हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने की बजाय हम यहाँ पे एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, मतलब हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट की ही क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। के क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए अक्यूमुलेटेड बनाया गया है, बताया गया है, या कि आपको जो है वो जो है नेट बुक वैल्यू मतलब अक्यूमुलेटेड नहीं बनाया बताया गया, अलग से एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट करने का बोला जा रहा है। जी मुस्तफा। सर इसका रीजन क्या है कि हमने एसेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, मतलब क्यों, मुझे क्लियर नहीं हुआ ये। वो तो अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन को कहाँ पे चार्ज करूंगा? डबल एंट्री तो पास करनी है ना, तो फिर मैं एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दूंगा तो ताकि एसेट की कीमत डायरेक्ट कम हो जाए। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट हिट हो जाएगी उसकी एसेट की। हाँ जी, वो एसेट की कीमत डायरेक्टली कम हो जाएगी। अच्छा, वैसे नेट बुक वैल्यू पे कंपनीज रिकॉर्ड तो नहीं करती है एसेट्स को? नहीं, रिकॉर्ड होते हैं, ऐसी मतलब बात वो आप नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल बोल रहे हैं? नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल का मसला नहीं है, ये दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करें या कॉस्ट करें, दोनों में यूज हो जाता है। आप जब अपने पास एसेट शेड्यूल बनाना सीखेंगे ना हम लोग आगे चलते, तो ये दोनों तरह से बन जाता है, वहाँ आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा ठीक। शहीर, आपका क्वेश्चन है कोई? तो आपका हैंड रेज हुआ हुआ। ओके, ठीक हो गया। तो जनाब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्रीज बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे कि यार ठीक है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसी तरह से हम इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्रीज इस तरीके से हम पास करते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद फिर हम तीसरे स्टेप में आ जाते हैं कि ठीक है यार, डेप्रिसिएशन भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब क्या करें? अब हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करें। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। पीपी लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि हम थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक चल रहे हैं। तो डिस्पोजल ऑफ पीपी, तो डिस्पोजल ऑफ पीपी, कोई भी एसेट डिस्पोज ऑफ कैसे होता है? 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहली बात है कंप्लीशन ऑफ यूजफुल लाइफ, दूसरी बात है हमारे पास सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, तीसरी बात है एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट या एक्सचेंज ऑफ पीपी। 3 बातें हैं कि जब भी कोई नॉन करंट एसेट या पीपी डिस्पोज ऑफ होता है तो उसकी उसमें 3 बातें हैं। एक ये है कि उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो गई है, फाइन, अगर यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो गई है तो बस आप उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। सेल ऑफ पीपी, हम ड्यूरिंग दी यूजफुल लाइफ या एट दी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ उसे बेच देते हैं, सेल ऑफ पीपी। एंड थर्ड वन इज एक्सचेंज ऑफ पीपी। जी मुस्तफा। जैसे यहाँ पे आपने बोला कि अगर एसेट की यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाए तो आप इसको डिस्पोज कर दें, बट स्टिल अगर वो वर्किंग कंडीशन में हो तो फिर उसे बुक से आउट नहीं करते, वो बुक में ही पड़ा रहता है।
तो क्या मतलब उसकी कॉस्ट रिवैल्यू करके हम वापस अगेन बुक करेंगे या 1 नहीं रुपीज से? नहीं नहीं, रिवैल्यू वाली बातें नहीं होती। उसके अंदर ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि एक एसेट है, हम्म, उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो आपने कम एस्टिमेट कर ली थी, 5 साल ठीक। 7 साल, और बाद में आपको लग रहा है कि यार 5 7 साल नहीं, ये तो ज्यादा होनी चाहिए थी, तो वो हम्म, बेसिकली हम आखिरी साल से पहले पहले उसका एस्टिमेट चेंज कर लेते हैं। मतलब ठीक है, उसको रिवैल्यू कर लेते हैं। रिवैल्यू नहीं होता, वो एस्टिमेट चेंज होता है। मतलब पहले लाइफ हम अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस कर लेते हैं पर एनम। अच्छा तो इंशाल्लाह इसका आईएस 8 पढ़ेंगे ना जब हम, तो वहां पे हम्म, चेंज इन एस्टिमेट पढ़ेंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ इसलिए पूछ रहा था। कोई इश्यू नहीं, वो इंशाल्लाह आगे चल के चेंज इन एस्टिमेट में आएगा ये चीज। यहाँ पे आप ये बात ध्यान में रख लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके एसड की कॉस्ट है 100 रुपए, उसकी कमुलेटेड मतलब स्क्रैप वैल्यू आपने 0 ज्यूम की हुई है, तो कमुलेटेड भी 100 हो चुकी है, लेकिन वो स्टील एसड आपके यूज में है, तो ठीक है आप यूज करते रहें। कॉस्ट भी 100 है, कमुलेटेड भी 100 है, एसओ एसपी में और एसओसीआई में इफेक्ट 0 शो होगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ यूजफुल लाइफ भी, फिर कंप्लीशन ऑफ यूजफुल लाइफ है, सेल ऑफ पीपी है, एक्सचेंज ऑफ पीपी है, ये तीनों चीजें डिस्पोजल में डिस्कस होती हैं। तो हम वैसे तो ये हम पास में भी इसको देख चुके हैं, लेकिन अगेन वही बात कि हम इसको जो है वो थोड़ी सी बात इस पे समझ लेते हैं कि सेल में और एक्सचेंज में क्या फर्क होता है। तो हम कहते हैं कि जनाब जब भी कभी डिस्पोजल होता है, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में मैं इसके सामने लिख रहा हूँ फॉर कैश कंसिडरेशन, मतलब बदले में पैसे लेंगे हम। ठीक है, तो इसका तरीकाकार इन शॉर्ट हम ये करते हैं कि यार एक तो उस एसेट के लिए ना 3 चीजें मालूम कर लो। एक तो आप ये मालूम कर लो कि उस एसेट की कॉस्ट कितनी है, जिसको आप बेचने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। दूसरी चीज आप लोग मालूम कर लो कि उस एसेट की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, और तीसरी चीज उस पे कैश कंसिडरेशन कितना मिला है। कॉस्ट का मतलब मेरा यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि अभी मैं रिवैल्यूएशन की बातें नहीं कर रहा, रिवैल्यूएशन पे दोबारा जाकर इसको देख लेंगे। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्पोजल, इसका सम कर लेना डेप्रिसिएशन का, और कंसिडरेशन रिसीव्ड कैश के लिए। तो कॉस्ट के लिए हम जनरल एंट्री फिर क्या पास करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब जब एसेट डिस्पोज ऑफ किया जाता है ना, तो हम अपनी किताबों में एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर लेते हैं। वो जो टेम्परेरी अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए डिस्पोजल अकाउंट है। ठीक है, तो हम कॉस्ट के लिए जनरल एंट्री पास कर देते हैं डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और पीपीई को हम क्रेडिट कर देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और पीपीई क्रेडिट। देखते हैं। ठीक है जी, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए हम कहते हैं कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इटसेल्फ डेबिट कर दो और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और कैश के लिए हम कहते हैं कि कैश को डेबिट कर दो और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसका एक आसान तरीका भी है कि अगर आप इतनी ढेर सारी एंट्रीज याद नहीं करना चाहते तो आप इसका एक सिंपल हल भी कर सकते हैं।
वो हल ये होगा कि एक डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड में उस एसेट की कॉस्ट लिखी जाएगी, इसकी क्रेडिट साइड में इसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी जाएगी, इसकी क्रेडिट साइड में कैश रिसीव लिखा जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आता है तो दिस विल बी लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर ये बैलेंसिंग फिगर इसकी डेबिट साइड में आता है तो दैट विल बी गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या लॉस होगा या गेन होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो लॉस ऑन डिस्पोजल है या गेन ऑन डिस्पोजल है। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप एक जर्नल एंट्री पास करने चाहते हैं इन सारों की बजाय एक जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, तो जो आइटम डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में है इनको डेबिट कर दें और जो डेबिट साइड में उन्हें क्रेडिट कर दें। मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस डेबिट में आएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट। और यहाँ पे आप लोग पीपीई को क्रेडिट कर देंगे, पीपीई क्रेडिट। और अगर आपको गेन हो रहा है तो गेन ऑन डिस्पोजल को भी क्रेडिट कर देंगे। ये इस तरीके से जो है ना भाई, हम लोग इसकी एक जर्नल एंट्री सिर्फ पास करने के बजाय 6-7 से हम इसकी सिर्फ एक जर्नल एंट्री जो है उसको हम पास कर लेंगे। तो जनाब ये यहाँ तक हमारा ये डिस्पोजल होता है क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलें ठीक है। आज क्योंकि पहली क्लास है, आज मैं थोड़ा सा इसको अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ इस क्लास को, क्योंकि अभी डेफिनेटली अगले वीक में फिर कुछ और बच्चे भी ज्वाइन करेंगे। तो हम डिस्पोजल के अंदर फेल को आज सीखा हमने कि इसको कैसे ट्रीट करना है। इंशाल्लाह कमिंग क्लास जो आपकी होगी उसमें मैं फिर आपको एक्सचेंज भी बताऊंगा। ठीक है, इसका जस्ट ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ये हम पास उसके अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस लेवल का नहीं आएगा, इससे हायर लेवल का आएगा, नेक्स्ट टॉपिक्स में से आएगा। लेकिन उन टॉपिक्स को करने के लिए इन चीज़ों का रिवाइज होना, रिकॉल होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली इनको रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो ज़रा आपकी एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए, ताकि आने वाले टॉपिक्स में फिर आपके लिए आसानी है। तो आज के लिए इतना ही है जी। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो कमिंग क्लास में मुलाकात होगी।